अस्सलाम वालेकुम। सीमेट के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है कि टीबी हैज़ बीन ऑन राइज अगेन एंड टू कम्बैट इट डॉट स्ट्रेटजी हैज़ बीन लॉन्च्ड। The program is running successfully because it is having effectiveness, safety, acceptability, affordability। मतलब कि ये डॉट्स थेरेपी इनके बारे में बता रहे हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये इफ़ेक्टिव भी है, सेफ़ भी है, एक्सेसिबल भी, अफोर्डेबल भी है। तो ये क्या चीज़ होगी? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी ना। और ये आपको पता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर के जो हमारे थे प्रिंसिपल्स, उसमें आता है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। फिर होता है बायोलॉजिकल एजेंट्स में एग्जिबिट सर्टेन होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सच एज इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनिसिटी, विरुलेंस। रिगार्डिंग दिस फिनोमिना विरुलेंस ऑफ द इन्फेक्टिव एजेंट इज मेजर्ड बाय। तो आपको पता है ना वो केस फर्टिलिटी रेट याद होगा आपको। केस फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक डिज़ीज़ जो है उसकी मारने की एबिलिटी कितनी है। कैसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़, पर्टिकुलर डिजीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजीज़। ठीक है, ये केसेस। तो ये 27 पेज पे आपका केस फर्टिलिटी रेट लिखा भी हुआ है, किलिंग पावर ऑफ द डिजीज़, और इसकी रेशो लिखी हुई है इन्होंने। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू द पर्टिकुलर डिजीज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज़ इनटू 100। तो केस फर्टिलिटी रेट उन्होंने नीचे लिखा भी हुआ कि इट इज़ रिलेटेड टू वेरेलेंस। ठीक है, एक्यूट इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ योर एमसीक्यू। उसके बाद आता है researcher team wishes to investigate a possible association between the Naswar and oral lesion among the professional kabaddi player. At spring training camp, they ask each kabaddi player current and past use of Naswar, and a dentist notes regarding type and extensive of the lesion in the mouth. मतलब कि उन्होंने नस्वार अब यूज़ कर ली हुई है। ठीक है, नस्वार उन्होंने यूज़ कर ली हुई है, अब वो ओरल लीजन के साथ आए हैं। ठीक है, तो डेंटिस्ट ने नोट किया है कि लीजन बन चुकी है। अब उन्होंने उनसे पूछा है कि आपने क्या नस्वार यूज़ की थी, सिगरेट यूज़ किया था जो ये बन गया। ठीक है, तो एक्सपोजर पहले का हुआ है और डिज़ीज़ हो चुकी हुई है। तो जब हम डिज़ीज़ हो चुकी होती है और हम पास्ट में जाते हैं एक्सपोजर की तरफ उसको देखने के लिए, ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स को, तो वो कौन सी स्टडी होती है? केस कंट्रोल। देन आता है आपका पब्लिक हेल्थ फिजिशियन वांट्स टू स्टडी द लोड ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, मींस समथिंग विच इज़ क्रोनिक डिजीज़। ओके, इन द एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट टू इस्टेब्लिश द स्पेशल स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। अब वो कौन सा डिज़ाइन जो है वो यूज़ करेगा? तो क्रोनिक डिजीज़ के लिए हम कौन सी जो है वो स्टडी करते होते हैं, और क्रॉस सेक्शनल करते हैं ना, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ करते हैं। तो ये आपका पेज नंबर है 32, उस पर प्रेवलेंस स्टडी भी इसको हम कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी जिसमें हम सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन एट अ पॉइंट इन टाइम जिसमें हम क्या करते हैं कि जो है इट इज़ मोर यूज़फुल फॉर द क्रोनिक डिजीज़ दैन शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, तो क्रोनिक डिजीज़ के लिए चलती हैं ये, और उन्होंने स्टडी करनी है स्पेशल स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज फॉर द हाइपरटेंशन। तो ये क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। इन एन एपिडेमियोलॉजी स्टडी इंसिडेंस ऑफ द डिजीज़ इन फीमेल्स इज़ मोर देन दैट ऑफ द मेल्स बट द प्रेवलेंस इन इज़ इक्वल इन बोथ। तो जब भी इंसिडेंस और प्रेवलेंस का इस तरह का क्वेश्चन आए ना कुछ, तो आप वो बना लिया करें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का आपको पता होगा कि हम कैसे बनाते होते हैं। ट्रायड कह रही हूँ एपिडेमियोलॉजिकल बाथ टब। ठीक है, बाथ टब में क्या होता है आपके पेज नंबर पे बना हुआ है 30 पे। ठीक है, सबसे पहले वी हैव द बाथ टब। ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था कि इसमें होता है इंसिडेंस जो है वो पानी की वो टैप है जिसको हम ऑन करते हैं। ठीक है, और नीचे से वो जो लीक हो रहा होता है पानी, दैट इज़ एक्चुअली द डेथ्स। ठीक है, और ये जो है इंसिडेंस है, और ये जो ऊपर वेपोरेट होके जा रहे हैं लोग, ये वो हैं जो रिकवर कर गए हैं इलनेस से। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो बाथ टब के अंदर होता है वो क्या होता है? प्रेवलेंस होती है। ठीक है, तो इंसिडेंस वो है जो पानी की टूटी खुली हुई है, टैप खुली हुई है, उसमें से न्यू केसेस आ रहे हैं। प्रेवलेंस जो बाथ टब के अंदर है, न्यू केसेस प्लस ओल्ड केसेस। ठीक है, और डेथ्स क्या हैं? वो जो नीचे से लीक हो रहा है बाथ टब, और रिकवर हो रहा है वो जो ऊपर वेपोरेशन हो रही है सारी। ठीक है, अब देखें कि कह रहे हैं कि मेल्स एंड फीमेल्स की जो प्रेवलेंस है वो सेम है। ठीक है, मेल्स की भी सेम है और फीमेल्स की भी सेम है।
लेकिन फ़ीमेल्स के इंसिडेंट केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब न्यू केसेस जो हैं वो फ़ीमेल्स के ज़्यादा आ रहे हैं ना, लेकिन उनकी प्रेवलेंस सेम है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी फ़ीमेल्स जो है वो बाथटब के अंदर एंटर हो रही हैं, मीन्स के प्रेवलेंस में एंटर हो रही हैं, उतनी मरती भी जा रही हैं, इस वजह से उनकी प्रेवलेंस सेम रह रही है। तो ये बात होती है। तो इसमें ये होगा कि केस फर्टिलिटी इज़ मोर इन फीमेल्स, के वोरेलेंस जो है वो ऑर्गेनिज्म की फ़ीमेल में एक तो ज़्यादा है, मतलब कि वेरुलेंस भी ज़्यादा है, इस वजह से उनके केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं, ऊपर से डेथ्स भी उसकी वजह से ज़्यादा होती जा रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा। फिर आता है कि न्यूमरेटर फॉर द कैलकुलेटिंग द चाइल्ड डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड एज। तो ये एक्चुअली क्या होगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होगा ना, जिसमें चिल्ड्रन बच्चे मर रहे हैं। तो ये जो है 15 पेज पे आपका लिखा हुआ है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो होता है मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में, उसके आगे लिख लें कि 1 to 4 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना उनको हम चाइल्ड कंसिडर करते हैं, चिल्ड्रन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 to 4 ईयर्स। उसके बाद कहते हैं विच डिजीज़ एजेंट इज़ परमिटेड टू परसिस्ट इन द कम्युनिटी एट अ लेवल वेयर इट सीजेज टू बी द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, द टर्म इज़ कॉल्ड। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है ना, ये पेज नंबर 3 पे आपको मिलेगी। कंसेप्ट्स ऑफ द डिजीज़ कंट्रोल के नीचे ना डिजीज़ कंट्रोल, इन डिजीज़ कंट्रोल द डिजीज़ एजेंट इज़ परमिटेड टू परसिस्ट इन द कम्युनिटी एट द लेवल, मतलब डिजीज़ एजेंट तो है कम्युनिटी में, लेकिन इस लेवल पे है कि वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिजीज़ कंट्रोल। सेम वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आई हुई है। The average number of children a woman would have if she were to pass through the reproductive years, bearing children at the same rates as the women now in each age group। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है ये आपको पेज नंबर 170 में मिलेगी, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसमें सेम यही डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, कि जो है एक, मतलब वो अपने रिप्रोडक्टिव एज में ईयर्स में रह रही है और उसने कितने एवरेज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है वो उसके होंगे। ठीक है, एट द सेम रेट, उसी रेट पे जो उसकी एज की वुमेन के होते हैं। दिस इज़ एक्चुअली टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो ये MCQ में आपकी डेफिनेशन आई हुई है, इसको आपने अच्छे से देखना है। टोटल फर्टिलिटी रेट, गैप इन टाइम बिटवीन द ऑनसेट ऑफ प्राइमरी केस एंड सेकेंडरी केस। तो क्या होता है, सीरियल इंटरवल। तो ये आप अपनी बुक पे ना डेफिनेशन नोट कर लें कि इसमें होता क्या है कि देखिए फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी केस है ना और ये सेकेंडरी केस है। तो प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस जो है उनकी जो एक डिज़ीज़ ऑनसेट के सिम्टम्स ऑनसेट का टाइम होता है ना, उस दौरान का जो टाइम होता है ना उसको हम कहते हैं सीरियल इंटरवल। ठीक है, तो इसके हम डेफिनेशन ये भी रखते हैं कि टाइम बिटवीन सक्सेसिव केसेस इन द चेन ऑफ ट्रांसमिशन, कि एक डिज़ीज़ फैल रही है तो जो सक्सेसिव केसेस आ रहे हैं एक के बाद दूसरा एक के बाद दूसरा इस तरह से, तो एक का और प्राइमरी केस और सेकेंडरी केस के दरमियान वाला जो टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, सीरियल इंटरवल। ठीक है, फिर आता है पब्लिक हेल्थ फिजिशियन वांट्स टू स्टडी द लोड ऑफ हाइपरटेंशन इन द KPK टू एस्टेब्लिश द स्पेशल स्क्रीनिंग। ये पहले वाला ही है ना, तो कौन सा हम किया था, क्रॉस सेक्शनल किया था ना। ठीक है, अ स्टेम एंड द लीफ डायग्राम शोज मोर डिटेल देन अ हिस्टोग्राम, बिकॉज ये आपका बायोस्टैट से आया हुआ है। इनको कंपेयर करेंगे, देखें ये आपका हिस्टोग्राम है एक साइड पे, इस तरह से बार्स की फॉर्म में आपको प्रेजेंट होता है। स्टेम एंड लीफ में क्या होता है कि हम जो है फॉर एग्जांपल 88 है ना, तो उसका जो एक डिजिट होता है उसको हम ऐसे सेपरेट कर देते हैं। जैसे वो पत्ता होता है ना, उसकी एक स्टेम होती है और आगे लीफ होता है, इसी तरह ये इस तरह से जो है ना ये ऐसे होगा। ठीक है, दिस इज स्टेम एंड लीफ डायग्राम, जिसमें हम इन दोनों को ऐसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि जो स्टेम वाली डायग्राम होती है, ये दूसरी भी फिगर है एक, ये देखें, हिस्टोग्राम इज़ अ बार ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव डाटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज़ अ नंबर लाइन। और जो स्टेम है, स्टेम एंड लीफ प्लॉट है, वो क्या करता है, रिटेन्स द ओरिजिनल डाटा एंड लीव्स आर द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच डाटा वैल्यू एंड द स्टेम्स आर द रिमेनिंग डिजिट्स। ठीक है, जो वो बता रहे लीव्स आर द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच डाटा। ठीक है, और जो स्टेम है वो बाकी सारे डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेम है और ये उसका लीफ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन होती है डाटा की, जबकि हिस्टोग्राम पे आपको बार ग्राफ मिल रहा है, बार ग्राफ कह रही हूँ, मिल रहे हैं, बार्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्टेम एंड लीफ क्या है, मोर डिटेल आपको बताता है हिस्टोग्राम से। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल डिजिट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है,
Diagnostic power of the test is reflected by diagnostic power of the test is। तो ये आपका पेज नंबर है बुक का 146। इस पे प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी लिखी हुई है और इस यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट इज़ ऑल्सो मेजर्ड बाय द प्रिडिक्टिव वैल्यू विच इज़ डायग्नोस्टिक पावर ऑफ द टेस्ट। और हमने देखा था कि पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू ये होती है कि जो आपका टेस्ट है, जो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट किया है, वो आपको कितना सही बता रहा है कि वो वाकई ठीक है, कि टेस्ट पॉजिटिव फॉर द डिज़ीज़ एक्चुअली हैव द डिज़ीज़, कि जिनको डिज़ीज़ है उनको उसने पॉजिटिव ही कहा है उस टेस्ट ने, और जिनको डिज़ीज़ नहीं है और उसको उन्होंने उस टेस्ट ने नेगेटिव ही कहा है। ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है ना। तो इसे क्या होती है, प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी होती है या प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है विच इज़ डायग्नोस्टिक पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आता है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल इंडिकेटर इज़ रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी क्या होती है, इट शुड गिव द सेम आंसर ऑफ द मेजर्ड बाय डिफरेंट पीपल इन द सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो रिलायबिलिटी जो है, रिलायबिलिटी वो क्या होती है, तो ये आपका पेज नंबर 145 है। इस पे इन्होंने ना इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की कुछ क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। उसमें से एक क्वालिटी है रिपीटिबिलिटी। ठीक है, तो रिपीटिबिलिटी का दूसरा नाम है रिलायबिलिटी। कि टेस्ट जो हैं वो जितने मर्ज़ी लोग जो हैं उस टेस्ट को मतलब करें, उनका जो रिज़ल्ट है ना वो सेम आना चाहिए, सेम कंडीशंस में सेम रिज़ल्ट आना चाहिए। रिपीटिबिलिटी होती है, इसको हम कहते हैं। तो इट शुड गिव द सेम आंसर ऑफ द मेजर्ड बाय डिफरेंट पीपल इन द सेम सर्कमस्टांसेस इज़ द रिलायबिलिटी। और दूसरे वर्ड्स में हम इसको कहते हैं रिपीटिबिलिटी। द फर्स्ट केस ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द डिफाइंड पॉपुलेशन कौन सा होगा, प्राइमरी केस होगा, सस्पेक्टेड केस नहीं, ये तो वो है 14 का, यहाँ पे होगा आंसर। ठीक है, बी। ठीक है, जो पहला आता है ना उसको हम प्राइमरी केस कहते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। लेकिन ये इंडेक्स केस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स केस जो होता है वो ये होता है कि जो एपिडेमियोलॉजिकल बंदा है ना, जिसने वो स्टडी करनी है, वो जिसके ऊपर सबसे पहले स्टडी करता है उसको इंडेक्स केस कहते हैं। और वैसे जो ओवरऑल प्राइमरी केस होता है ना, जिसके अंदर से इन्फेक्शन दूसरों में फैलता है, फर्स्ट केस ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़, वो प्राइमरी केस होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है इंडेक्स और प्राइमरी में। द मीन एंड द मीडियन विल बी इक्वल इफ़ द डाटा इज़ सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल डाटा होगा ना तो वो मीन और मीडियन इक्वल होंगे। ये आपको पता होगा कि ग्राफ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं और बिल्कुल ये जो इस तरह से होगा ना कि जिसमें वी हैव दरमियान का डाटा है, तो बिल्कुल जो मिड पॉइंट होगा ना वहाँ पे मीन और मीडियन जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट दिस इज़ द सिमेट्रिकल डाटा होगा ना, तो वो मीन और मीडियन जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, मोस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द एपिडेमियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ मोस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये आपका पेज नंबर है 55। ठीक है, उस पर इन्होंने कैरियर की डेफिनेशन लिखी हुई है। कैरियर इज़ डिफाइंड एज इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल दैट हार्बर्स अ स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज़ infectious agent in the absence of clinical disease and serves as a potential source of infection for others। कि उसके पास पोटेंशियल होती है कि वो दूसरों को इन्फेक्शन दे, और ये जो है ना कैरियर की एक चीज़ होती है। तो ये क्या होगा, कैरियर होगा। फिर होता है कि चेंज डेट अकर्स इन द डिजीज़ फ्रीक्वेंसी ओवर मैनी ईयर्स। तो मैनी ईयर्स होगा ना तो फिर सेक्युलर ट्रेंड होगा। ठीक है, सेक्युलर ट्रेंड होगा। ये आपका एपिडेमियोलॉजी में लिखा होगा। एपिडेमियोलॉजी का जो है ना आपका टॉपिक है, वहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर पे 31 पे ना। तो इसमें ही उन्होंने लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म या सेक्युलर ट्रेंड क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव इंक्रीज और डिक्रीज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जनरली सेवरल ईयर्स और डेकेड्स। फॉर एग्जांपल कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर, डायबिटीज़। तो ये क्या है कि इनके जो ट्रेंड्स होते हैं ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं, प्रोग्रेसिव इंक्रीज और डिक्रीज़ करते हैं। तो चेंज डेट अकर इन द डिजीज़ फ्रीक्वेंसी ओवर मैनी ईयर्स, जब बहुत ज़्यादा सालों का होगा तो वो क्या होगा, आपका सेक्युलर ट्रेंड होगा। ठीक है, तो इसको साइक्लिकल ट्रेंड से नहीं आपने करना, क्योंकि साइकिल में वो साइकिल के थ्रू आता है कि हर 10 साल बाद तकरीबन इन्फ्लुएंजा की एपिडेमिक पैंडेमिक आती है, तो वो एक साइकिल है। लेकिन अगर सेक्युलर है तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो है ना इंक्रीज डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो चेंज दैट अकर्स इन द डिजीज़ फ्रीक्वेंसी ओवर मैनी ईयर्स। ठीक है, और फिर आ जाता है ऑल आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एक्सेप्ट।
डिस्पर्शन के आपको पता होगा कि कौन से होते हैं, मोड होता है और वेरिएंस भी होता है, मोड मीडियन और मीन होता है, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, लेकिन परसेंटाइल तो नहीं होता, ये तो आपको खुद भी पता है. When input of the program measured in the terms of men, material, money, machines and methods matches the output the program is said to have. तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एफिशिएंसी का, जिसमें क्या होता है कि हम कितनी इनपुट दे रहे हैं और उसमें से कितना आउटपुट आ रहा है. तो एफिशिएंसी इज़ व्हाट के हम अपनी रिसोर्सेज कितने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लोगों के ऊपर, और वो कितना उनसे रिज़ल्ट आ रहा है हमारी किसी चीज़ का, किसी भी जगह पे अप्लाई होता है. तो दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ दैट सिस्टम. ठीक है. फिर आता है आपके पास, इन हाउ मैनी ईयर्स अ कंट्री विल डबल इट्स पॉपुलेशन विद एन एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 2.5. तो 165 पेज पे आपके पास पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और आपको पता है कि हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम में क्या करते हैं, 70 को डिवाइड करते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ रेट से. जैसे यहाँ पे 2.5 ग्रोथ रेट है, तो 70 को हम 2.5 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, 70 ओवर 2.5, तो इसका आंसर जो आता है वो 28 ईयर्स होता है. ठीक है. The proportion of observation with which lie within 3 times of the standard deviation from the mean is. तो ये सिंपल सा आपको जब ये आएगा ना, आता होगा ये बनाना, तो फिर आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो कि इस दरमियान में बिल्कुल क्या होता है, ज़ीरो होता है. फिर दोनों साइड्स पे अगर हम राइट साइड पे जाएं तो +1, +2, +3, और लेफ़्ट साइड पे जाएं तो -1, -2, -3. ठीक है. अब हमने जो है वो कह रहे हैं कि 3 टाइम्स द मीन. ठीक है, मीन जो है ना ये जगह है, तो इसे 3 टाइम्स यहाँ पे और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, +3 और -3 के दरमियान में 99.7% होता है. इसी तरह अगर वो पूछे कि +1 और -1 के दरमियान में क्या है, तो 68 है, 68.2 है. फिर 2 और -2 के दरमियान में 95.4 है. ठीक है, और फिर 99.7 है. तो अगर इन्होंने पॉजिटिव आपसे 3 टाइम्स पूछा है ना स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो फिर क्या होगा, 99.73 होगा ना, और 95.45 क्या था जो 2 में आ रहा था, और 68.2 जो था वो आपका क्या था, जो आपका 1 के अंदर आ रहा था. ठीक है. पी वैल्यू बिकम सिग्निफिकेंट इफ़ हैज़ इट्स वैल्यू इज़ इक्वल और लेस टू. ये याद रखना है हमेशा कि जो पी वैल्यू होती है ना, वो अगर 0.05 से अगर कम होगी ना, तो वो सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन अगर 0.05 से ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा ना. तो इसका ये होता है कि एक्चुअली इसमें पी वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती है, और इसको 0.05 से कम होना चाहिए, ताकि हम कह सकें कि एक्चुअली ये क्या है कि सिग्निफिकेंट है. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है. और अगर 0.05 से ज़्यादा होगी तो वो इतनी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हम इसको कहते हैं, नहीं होगी. मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थेरी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इज़ जर्म थेरी. तो ये आप जो है कंसेप्ट ऑफ द डिज़ीज़ वाला जो चैप्टर है ना, उसमें शुरू में लिख लें, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इसकी लाइन नहीं पता कहाँ पे, लेकिन पढ़ी हुई है मैंने. जर्म थेरी ऑफ डिजीज़ क्या होती है, इट स्टेट्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नोन एज पैथोजेंस और जर्म्स कैन लीड टू डिजीज़. ठीक है, कि वो कहते हैं कि इस थेरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो हमारे लिए डिज़ीज़ कॉज करने का कॉज बनते हैं. ठीक है. तो जर्म थेरी ऑफ डिज़ीज़ इज़ द वाइडली करंटली एक्सेप्टेड थेरी ऑफ द डिजीज़. तो ये जर्म थेरी आपने याद रखनी है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ द पाकिस्तान इज़. पेज नंबर 174 पे इन्होंने डेमोग्राफिक फ़ीचर्स लिखे हुए हैं पाकिस्तान के 2015 के. तो 2017 के अकॉर्डिंग भी इन्होंने, मतलब 2015 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ना IMR को, तो वो इन्होंने 53 लिखा हुआ है, लेकिन अब जो है वो 60 to 70 है, तकरीबन 70 से अब चला गया हुआ है, लेकिन यह है कि 60 to 70 है. इन्होंने जो मार्क किया हुआ है 60 to 70 पर 1000 लाइव बर्ड्स. तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, 60 to 70 per 1000 live birds. ठीक है. For a disease which is less prevalent in the community, a screening test which is selected should have more. क्या होना चाहिए, देखें इसके लिए ये होता है ना कि एट प्रेजेंट हमारे पास जो है ये आपके प्रेवलेंस है ना, एट अ टाइम अभी जो प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अंदर केसेस कितने हैं. ठीक है, वो अभी कम है, कम केसेस हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो या तो ऐसे हैं जो जिनको कोई डिज़ीज़ नहीं है. इसका मतलब यही है ना, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको डिज़ीज़ नहीं है, या वो क्या है कि नेगेटिव फॉर द डिज़ीज़ है. ठीक है,
तो सबसे पहले तो ये होता है स्पेसिफिसिटी क्या होती है ना, स्पेसिफिसिटी क्या होती है किसी भी टेस्ट की, कि वो आइडेंटिफाई करे उन लोगों को जो ट्रू नेगेटिव हैं, मतलब कि उनको वाकई में डिजीज़ नहीं है, ठीक है, और वो ट्रू नेगेटिव है, उनका टेस्ट जो है वो वाकई ठीक आया है कि वो डिज़ीज़ फ्री हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है कि वो भी डिज़ीज़ फ्री, मतलब कि स्पेसिफिसिटी और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू जो होती है ना, ये आपकी एक जैसी तकरीबन होती है, क्योंकि इसमें दोनों में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो डिज़ीज़ फ्री लोग होते हैं या ट्रू नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, उनको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा टेस्ट जो है वो अब लो प्रेवलेंस है ना, किसी भी कम्युनिटी के अंदर लेस प्रेवलेंट है डिज़ीज़, तो एक ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए ना जो ट्रू नेगेटिव बताए, ठीक है, ट्रू नेगेटिव बताए और ये भी बताए कि जो डिज़ीज़ फ्री लोग हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स हु टेस्ट नेगेटिव फॉर द डिज़ीज़ आर रियली डिज़ीज़ फ्री, ये बताए टेस्ट हमारा। और जो टेस्ट है और वो लोग जो कि जिनको डिज़ीज़ नहीं है वो ट्रू नेगेटिव है, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी जो है वो हाई होती है, हाई होनी चाहिए, और हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होनी चाहिए एक टेस्ट की, फिर ही हमें पता चलेगा कि एक डिज़ीज़ जो है वो लेस प्रेवलेंट है, ठीक है। मीन सारे लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको डिज़ीज़ नहीं है या वो ट्रू नेगेटिव है, इसका मतलब होगा कि जो प्रेवलेंट केसेस हैं डिज़ीज़ के वो कम है, इसका मतलब यही होगा ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिज़ीज़ फ्री हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद प्रोसीजर जिसमें हम जो है ये कहते हैं कि हर एक को इक्वल चांस मिलना चाहिए किसी भी जगह पे, तो ये क्या होती है, रैंडमाइजेशन होती है। रैंडमाइजेशन कि किसी का आप साथ नहीं दे रहे, किसी का आप जो है वो बाइसिंग नहीं कर रहे, किसी का जो है आप रैंडमाइजेशन कर रहे हो, इसका तो आपको पता होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रैंडमाइजेशन। तो ये आपका पेज नंबर है रैंडमाइजेशन का पेज नंबर आपका 39, ठीक है। तो इसमें आपकी रैंडमाइजेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये वैसे भी पता है कि हर एक को इक्वल चांस मिलता है, किसी का बाइसिंग नहीं होती सिलेक्शन में। सीजनल वेरिएशन ऑफ द डिज़ीज़ जो है उसको हम कैसे देख सकते हैं कि एक सीज़न में न्यू केसेस कितने आ रहे हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसिडेंस मेजर करेंगे। प्रेवलेंस होती है जो न्यू प्लस ओल्ड केसेस होते हैं, इंसिडेंस होता है जो अभी न्यू केसेस आ रहे हैं। तो सीजनल वेरिएशन मतलब हर सीज़न में एक डिज़ीज़ के कितने न्यू केसेस आ रहे हैं उसके लिए हम इंसिडेंस मेजर करेंगे, सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोपिगेटेड एपिडेमिक। प्रोपिगेटेड एपिडेमिक क्या होती है, तो ये आपका पेज नंबर है एक्सेल का 44, उसमें प्रोपिगेटेड एपिडेमिक्स लिखी हुई है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट। इसका फीचर्स ये होते हैं जैसे कि आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ग्रेजुअल राइज होता है एपिडेमिक का और टेल्स ऑफ ओवर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, प्रोपिगेट करता है ना, और मल्टीपल पीक्स होती हैं ग्राफ्स में, देखिए सेकेंडरी केसेस पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एपिडेमिक ऑफ द पोलियो, हेपेटाइटिस ए। क्लासिकल एग्जांपल जो इसकी होती है वो एमसीक्यू के लिए भी आती है, दैट इज़ मीजल्स ट्रांसमिशन इन द स्कूल चिल्ड्रन। तो ये ज़्यादातर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है ना उनके लिए हम इस प्रोपिगेटेड एपिडेमिक को देखते हैं, क्योंकि एक से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रही होती हैं। तो ये भी ठीक होगा कि ये प्रोग्रेस करती है स्लोली और पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होती है। इसकी स्प्रेड जो है वो डिपेंड करती है हर्ड इम्यूनिटी पे, जितनी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी आएगी उतना फिर उतना जो है वो कम इसका जो है वो स्प्रेड वगैरह होगा ना, मतलब स्प्रेड हर्ड इम्यूनिटी समथिंग के जो कि एक्चुअली आ जाती है जब ज़्यादा से लोग जो है इम्यूनाइज हो जाते हैं। स्प्रेड डिपेंड्स अपॉन द हर्ड इम्यूनिटी। और ये है कि इसकी सेकेंडरी वेव्स नहीं आती, ये गलत है, सेकेंडरी वेव्स इसकी आती हैं। सामने से नज़र आ रहा है कि ये आंसर गलत है। यूजली अकर्स इन द केस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, जो हमने देख लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंडरी अटैक रेट इज़ दैट इट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है। तो सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, एक होता है ना अटैक रेट और सेकेंडरी अटैक रेट होता है। सेकेंडरी अटैक रेट हमें क्या बता रहा होता है, कम्युनिकेबिलिटी बता रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू है सेकेंडरी अटैक रेट का ऑन द पेज नंबर 28। सेकेंडरी अटैक रेट इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ एक्सपोज्ड पर्सन डेवलपिंग द डिजीज़ विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। और ये होता है कि इसमें कम्युनिकेबिलिटी जो है ना ये हमें बता रहा होता है। तो ये आप एमसीक्यू नोट कर लें कि सेकेंडरी अटैक रेट जो होता है कम्युनिकेबिलिटी ऑफ द डिजीज़ बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है smoking leads to esophageal carcinoma. Coffee intake has its effect on the smoking and also on the esophageal carcinoma. This factor can distort the result of the study, which intends to prove an association between the smoking and esophageal cancer. तो ये क्या होती है, confounding होती है। ये आपको पता होगा
कि एक तरफ वी हैव द जो है लंग कैंसर, मैंने बताया था कि कंपाउंडिंग क्या होती है, एक तरफ लंग कैंसर है, ठीक है, और दूसरी तरफ स्मोकिंग भी है और कॉफ़ी भी है, ठीक है। अब हमें नहीं समझ आ रही कि जो है ना स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो रहा है या कॉफ़ी की वजह से लंग कैंसर हो रहा है, तो हम जो है कंफ्यूज हो गए हैं ना। तो अब ये जो कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी ये एक्चुअली क्या है, कंफाउंडिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हुए हैं कि पता नहीं स्मोकिंग की एसोसिएशन है लंग कैंसर की है कॉफ़ी के साथ, क्योंकि एक पर्सन कॉफ़ी भी पीता था, स्मोकिंग भी करता था, उसको कैंसर हो गया लंग का। अब हम उसे पूछ रहे हैं तुम्हें लंग कैंसर क्यों हुआ, तो वो हमें बता रहा होता है कि मैं तो कॉफ़ी भी पीता था, स्मोकिंग भी करता था। अब हमें नहीं समझ आ रही कि कौन सी चीज़ थी। तो ये जो एक्चुअली हो रहा है ना, डिस्टॉर्ट हो रहा है ये जो फैक्टर हमारा है कॉफ़ी का, डिस्टॉर्ट कर रहा है हमारे रिजल्ट्स को, हमारी स्टडी को। तो ये क्या है, कंफाउंडिंग है, ठीक है। कंफाउंडिंग ये आपका एपिडेमियोलॉजी में जो है लिखा हुआ है, इसका अलग से कंपाउंडिंग का पूरा टॉपिक लिखा हुआ है ऑन द पेज नंबर, आपका है पेज नंबर 47, ठीक है। उसके बाद आता है कि न्यू ड्रग वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सम पेशेंट्स टू असेस इट्स यूजफुलनेस कंपेयर्ड विद द ओल्ड वन। नीदर पेशेंट्स नॉर क्लिनिशियंस हु evaluated the patient for effect under in consideration in this clinical trial knew the individual treatment assignments, ठीक है। तो ये क्या होगा, मतलब कि जो हमारा है पेशेंट, उनको भी नहीं पता और क्लिनिशियंस को भी नहीं पता, ठीक है, कि वो ड्रग जो है वो कौन सी थी। तो ये क्या होती है, डबल ब्लाइंडिंग होती है, ठीक है, जिसमें दोनों जो है वो ब्लाइंड होते हैं, डॉक्टर भी और पेशेंट भी। लेकिन इन्वेस्टिगेटर जो होता है ना, वो ब्लाइंड नहीं होता, तो इस वजह से ये डबल ब्लाइंड होगी, ठीक है। ये ब्लाइंडिंग का आपका जो है पेज नंबर 41 पे लिखा हुआ है, ठीक है। When a new treatment is developed that delays the deaths but does not produce recovery from the chronic disease, तो क्या होगा। तो ये देखें, एक ट्रीटमेंट ऐसा लाया गया जो डेथ्स को डिले कर रहा है, लेकिन डिज़ीज़ जो है ना वो उधर ही है, ठीक है। तो ये प्रेवलेंस है केसेस की। हमने ऐसा ट्रीटमेंट लेके आए जो डेथ्स नहीं होने दे रहा, नीचे से पाइप बंद हो गया डेथ्स वाला, नीचे लीक नहीं हो रहा पाइप अब। तो डिज़ीज़ होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, लेकिन क्या होगा, प्रेवलेंस इंक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि डेथ्स नहीं हो रही ना। तो क्या होगा इसका आंसर, इन्होंने पेज नीचे दिया हुआ है, प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज विल इंक्रीज, ठीक है। विच रेट बिलो सूट्स द स्टेटमेंट चिल्ड्रन बिटवीन एजेस जो है 1 and 5 have an average of 8 colds per year। तो ये बीमारी है ना, 8 कोल्ड्स, ठीक है। तो ये क्या है, विच रेट बिलो सूट्स द स्टेटमेंट, मतलब 1 से 5 साल के बच्चों के दरमियान 8 मतलब 8 दफ़ा जो है ना एक साल में क्या हो रहा है, वो उनको जो है ना ज़ुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। तो क्या हुआ, ये मॉर्बिडिटी रेट है ना, मतलब कि इलनेस का रेट है, बीमार कितने हो रहे हैं। फर्टिलिटी तो नहीं होगी, मर तो नहीं रहे वो। सेकेंडरी अटैक रेट भी नहीं होगा क्योंकि वो ट्रांसमिशन की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे। और एज एडजस्टेड मोर्टेलिटी भी नहीं है, ये मोर्टेलिटी तो है ही नहीं है ना, मोर्टेलिटी डेथ्स होती है, यहाँ पे जस्ट कोल्ड है, इलनेस है। Among 143 patients dying of the bacterial endocarditis on whom the autopsies were performed, 2% of the patients were less than 10 years of age. The authors concluded that bacterial endocarditis is a rare in childhood. Select the critical statement that best explains why conclusion is misleading or false. अब देखें कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, मंग 143 पेशेंट्स, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे कि उन्होंने जो लोग जो थे वो 143 थे ना, उनमें से वो कहते हैं 2% जो थे पेशेंट्स वो लेस दैन 10 ईयर्स ऑफ एज थे। मतलब एक एक वो स्टडी कर रहा है और वो सिर्फ 143 पेशेंट्स हैं, इतने कम लोगों पे वो स्टडी कर रहा है और कह रहा है कि जी मेरे इन 143 में से जो है ना 2 साल से जो सॉरी 10 साल से जो छोटे लोग थे ना, मतलब कम एज के लोग थे, उसमें एंडोकार्डाइटिस कम हो रहा है। मतलब इतनी छोटी सी पॉपुलेशन में तुम जो है एक चीज़ को अप्लाई कर दो कि जो है ना ये है। तो ये मुझे इसका आंसर यही लग रहा है कि 143 लोगों पे स्टडी करके तुम बता रहे हो कि
जो एंडोकार्डाइटिस है वो चाइल्डहुड में कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जो सैम्पल पॉपुलेशन होना चाहिए वो थोड़ी आई थिंक ज़्यादा होनी चाहिए, फिर आप कहें कि जी एंडोकार्डाइटिस जो है ना चाइल्डहुड में कम है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है ना वो कम है, तो लैक ऑफ डिनोमिनेटर नीचे आता है ना, तो ये इसका मुझे लग रहा है आंसर। सर्वे सैम्पलिंग इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशन इज़ अ टाइप ऑफ